नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रिंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी और उसमें भी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो टॉपिक है अपनी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस को। बाकी जो डिफरेंट टाइप की जो एग्ज़ाम है जैसे नेट, केवीएस, रीट और सेकेंड ग्रेड, इनमें भी इंक्लूड है। सेकेंडरी लेवल का पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हमने पढ़ लिया। अब जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो था हमारा डाइजेशन कि ह्यूमन की बॉडी में डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। तो ह्यूमन की बॉडी में जो डाइजेशन होता है 3 जगहों पर होता है। बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, और इसके बाद में स्टमक में, और स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो बकल कैविटी का डाइजेशन और स्टमक का डाइजेशन ये हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद ध्यान रखना, वैसे इस बात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जो बकल कैविटी होती है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। वो भी कितना परसेंट होता है? 30% होता है, यानी आंशिक पाचन होता है। और जो स्टमक है यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है और साथ में कुछ मात्रा में लिपिड का भी होता है। और आज जो हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से भाग में होता है? ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी अभी। तो फिर शुरुआत करते हैं। छोटी आंत में पाचन। यहाँ पर देखिए स्टोमक के पाइलोरिक भाग से एसिडिक काइम छोटी आंत की ग्रैनी में प्रवेश करता है। तो जो बकल कैविटी में जो भोजन का स्वरूप था वो कैसा था? बोलस था। और स्टमक में जो भोजन का स्वरूप है वो कैसा है? कायम है। यानी बोलस के साथ में एसिड मिल जाता है और वो एसिडिक कायम बनाता है। तो वो कैसा होता है? एसिडिक कायम बन जाता है। तो भोजन का जो स्वरूप होता है वो स्टमक में वो कैसा होता है? एसिडिक कायम होता है, ध्यान रखना है। और स्टमक के भी कौन से भाग से आता है? पाइलोरिक पार्ट से। और पाइलोरिक पार्ट से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में चला जाता है? ग्रैनी भाग में चला जाता है। अब देखिए आगे, पाइलोरिक भाग व ग्रैनी के जंक्शन पर पाइलोरिक अवरोधनी उपस्थित होती है। हमने जैसे पीछे जब पढ़ा था तो इस तरीके का एक डायग्राम देखा था। ये ऊपर ईसोफेगस है और ये स्टमक है इस तरीके से। अब ये देखो, ये जो स्टमक का जो भाग है पाइलोरिक भाग, और ये इधर अपनी क्या है? ड्यूडेनम है। तो यहाँ पर जो पाया जाता है ये पाइलोरिक अवरोध नहीं पाई जाती, इस तरीके से एक पाया जाता है इन दोनों के जंक्शन पर। तो ये क्या करता है? ये पाइलोरिक अवरोधनी जो फूड है इसको बैक फ्लो होने से क्या करती है? रोकती है, यानी वापस स्टमक में जाने से रोकती है। और इस तरीके से फूड क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूडेनम में आ जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। हाँ भाई, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। साथ में ही भोजन का अवशोषण भी होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ पर कंप्लीट क्या होता है? डाइजेशन होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 भाग और हैं, जो एक फर्स्ट है जेजुनम और जो थर्ड है वो क्या है? इलियम। तो इन दोनों भाग में क्या होता है? ओनली अवशोषण होता है। और जो ड्यूडेनम वाला भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन के स्वरूप को क्या कहते हैं? कायल कहते हैं। बकल कैविटी में भोजन के स्वरूप को हम बोलश कह रहे थे। स्टमक में जो भोजन का स्वरूप था उसको हम क्या कह रहे थे? कायम। और छोटी आंत में भोजन के स्वरूप को क्या कह रहे हैं? कायल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे पढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए 3 रस विस्तृत होते हैं। यानी हम सब बच्चों को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसके लिए छोटी आंत में 3 रस पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो रस? एक तो है बाइल जूस,
दूसरा है पैनक्रिएटिक जूस और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों रस मिल करके क्या करते हैं, फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो पित्त रस व अग्नाशय रस, यानी पित्त रस और अग्नाशय रस हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में लाए जाते हैं। यानी हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट क्या करती है, बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस को लेकर के कहाँ जाती है, ग्रहणी में जाती है। अब जो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट है तो ये कौन सी डक्ट के फॉर्मेशन के द्वारा बनती है, तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट मिलकर के हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाती हैं। तो इन जो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट है इसमें दोनों जूस प्रेजेंट होते हैं। दोनों जूस कौन कौन से, एक तो बाइल जूस और एक है पैनक्रिएटिक जूस। ये दोनों जूस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, और ये ले जाकर के ग्रहणी को दे देती है, भाई ये लो क्या है ये जूस, और अब क्या करो, फूड का डाइजेशन करो। ठीक है, तो पीछे का जो वीडियो देखा उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं। अब हम पढ़ते हैं बाइल जूस के बारे में कि बाइल जूस का जो pH होता है वो 7.4 से 7.6 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये अम्लीय भोजन को कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है, यानी स्टमक से जो फूड आता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, और बाइल जूस उसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। बाइल जूस कहाँ प्रेजेंट होता है, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट लेकर के जाती है, लेकिन ये सारी होती कहाँ है ये चीज़ें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये ध्यान रखना है कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि नोट लगा करके लिख लो, एक एंजाइम है लाइपेज एंजाइम, उसको एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, जो पैनक्रिएटिक जूस है उसमें भी प्रेजेंट होता है। उसको क्या करता है, सिर्फ एक्टिव करने का काम करता है, जबकि बाइल जूस में वैसे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। तो प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, देखो इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स, बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पीत लवण भी प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। अब ये जो बाइल पिगमेंट है इसकी वजह से उसका पीला या हरा कलर होता है बाइल जूस का। अब देखो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दो वर्णक हैं जो बाइल जूस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाइल साल्ट्स में कौन कौन से साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट, ये दो साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। ठीक है, आगे देखो बाइल जूस में लाइपेज को भी सक्रिय करता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि बाइल जूस है वो किसको सक्रिय करता है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। पित्त लवण वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। वसा के पायसीकरण का मतलब क्या हुआ, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों यानी मिसेल में बदलना वसा का क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। अब हमारा जो सेकंड जूस है वो क्या है, पैनक्रिएटिक जूस है। पैनक्रिएटिक जूस का जो pH होता है वो 7.6 से 8.3 होता है, यानी 7.6 से लेकर के 8.3 के बीच में होता है। और इसका माध्यम कैसा होता है, इसका मीडियम कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब अग्नाशय रस को हम कंप्लीट जूस कहते हैं। तो कंप्लीट जूस क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है कि पैनक्रिएटिक जूस को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट जूस कहते हैं। इसका रीजन ये है, जो कंप्लीट जूस है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी बाइल जूस में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज। ये तीनों के तीनों एंजाइम कैसे हैं, प्रो एंजाइम हैं और इनएक्टिव एंजाइम हैं। और ये प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज।
ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आगे और देखते हैं कि कौन से एंजाइम पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें है एक एमाइलेज, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। न्यूक्लिएज, ये न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है? डाइजेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड में कौन आते हैं? जैसे डीएनए और आरएनए, ये सब आते हैं। और लाइपेज, ये क्या करता है? लिपिड का डाइजेशन करता है। लिपिड यानी फैट, फैट का क्या करता है? डाइजेशन करता है। अब एंटेरोकाइनेज, अब ये जो एंटेरोकाइनेज है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से स्रावित ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है। यानी जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा है, वहाँ से स्रावित क्या स्रावित होता है? वहाँ से ट्रिप्सिनोजन सिक्रेट होता है। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ट्रिप्सिनोजन कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। इसको किस में बदल देता है? एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो इसको आगे और समझते हैं। देखो, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, यानी ये ट्रिप्सिनोजन है, ये कैसा है? इनएक्टिव है। इस पर एक्शन करेगा एंटेरोकाइनेज और ये बदल जाएगा किसमें? ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन कैसा है? एक्टिव है। और ट्रिप्सिनोजन कैसा है? इनएक्टिव है। अब इसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इनएक्टिव है, इस पर क्रिया करेगा ट्रिप्सिन और बदल जाएगा काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज, ये कैसा है? इनएक्टिव है और इस पर क्रिया करेगा ट्रिप्सिन और बदल जाएगा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज में। ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। कौन कौन से हैं? तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। तो ये चीज़ तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। वैसे 2-3 बार लिखोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, पर आपको याद ही करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आप बार बार इन चीज़ों की। देखिए, प्रोटीन, प्रोटीजेज और पेप्टोन्स, जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था तब बताया था कि प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रिया करवाते हैं तो प्रोटीजेज व पेप्टोन्स में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोटीजेज और पेप्टोन्स, ये क्या है? ये आगे पूरी तरीके से यहाँ पर इनका डाइजेशन नहीं हुआ है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी उस वक्त। और जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये आगे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म यानी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उसके आगे जाकर इसका डाइजेशन नहीं होता। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ये स्टमक के दौरान बनते हैं और इस पर हम क्रिया करवाएंगे, एक्शन करेंगे ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईपेप्टाइड्स में। क्या बन जाएगा? डाईपेप्टाइड्स बन जाएंगे। पॉलीसेकेराइड, ये क्या है? स्टार्च है और इस पर एक्शन होगा पैनक्रिएटिक और एमाइलेज का और बन जाएगा डाईसेकेराइड्स। क्या बन जाएंगे? डाईसेकेराइड्स बन जाएंगे। इसी तरीके से देखो, फैट, और फैट पर एक्शन करेंगे लाइपेज का और ये बदल जाएगा डाईग्लिसराइड्स, और डाईग्लिसराइड्स आगे चल करके मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, इस पर क्रिया करवाएंगे न्यूक्लियोजेज की, तो न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स आगे चल करके न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा। ठीक है। इन सभी प्रोडक्ट्स पर आंतरी रस यानी इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम का एक्शन होता है। कौन से प्रोडक्ट? जो अभी बने हैं, ये जो बने ना, डाईपेप्टाइड्स, डाईसेकेराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, इन पर क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका एक्शन करवाएंगे, यानी उनकी क्रिया करवाएंगे। और यहाँ पर जो ये क्रिया होगी वो लास्ट यानी अंतिम बार डाइजेशन की क्रिया होगी। इसके बाद में इसका और सिंपलेस्ट फॉर्म जो है नहीं होगा, यानी जो वो अंतिम क्या होगा? एक साधारण स्वरूप होगा इनका डाइजेशन का। ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं आगे इंटेस्टाइनल जूस, जो हमारा थर्ड जूस है, और इसका जो पीएच होता है वो 7.8 से 8.5 यानी क्षारीय होता है। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम की गॉबलेट सेल्स द्वारा म्यूकस स्रावित होता है।
कौन सी सेल्स के द्वारा होता है? गॉबलेट सेल्स के द्वारा। म्यूकोसा की ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स का स्रावण और गॉबलेट सेल्स का स्रावण मिलकर के इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस बनता है। कैसे बनता है? यानी जो म्यूकोसा है, यानी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा लेयर है, उसकी ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स के द्वारा स्रावण और गॉबलेट सेल्स का स्रावण, ये दोनों स्रावण मिलकर के इंटेस्टाइनल जूस यानी सकस इंटेरिकस बनता है। ठीक है, और नोट लगा करके ये चीज़ लिख लो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आमाशय से आया भोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि उस फूड के साथ में क्या मिल जाता है? एसिड मिल जाता है। तो जो भोजन का जो स्वरूप होता है स्टमक में, वो कैसा होता है? कायम प्रकार का होता है, एसिडिक कायम होता है। इस अम्लीय फूड से आंत्र की सुरक्षा म्यूकस व अग्नाशय द्वारा स्रावित बाइकार्बोनेट से होती है। यानी जो स्टमक में जो फूड होता है, एसिडिक फूड होता है, तो उस एसिडिक फूड से जो आंत की सुरक्षा के लिए म्यूकस व अग्नाशय द्वारा स्रावित बाइकार्बोनेट से होती है। यानी जो एसिडिक फूड है उसकी आंत से हम सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? क्योंकि जो म्यूकस और अग्नाशय बाइकार्बोनेट स्रावित करते हैं, तो इस बाइकार्बोनेट की वजह से उसकी क्या होती है? सुरक्षा होती है एसिडिक फूड से। ठीक है, आंतरीय रस में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का क्या करते हैं? अंतिम पाचन करते हैं। यानी यहाँ पर जो डाइजेशन की क्रिया होगी वो क्या होगी? अंतिम बार होगी, और ये इंटेस्टाइन जूस में प्रेजेंट एंजाइम करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये देख लेते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं उसमें देखो, डाईपेप्टिडेजेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं। ये फूड का यहाँ पर क्या करते हैं? अंतिम पाचन करते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम है। अब देखो, डाईपेप्टिडेजेज ये क्या करता है? डाईपेप्टिडेज पर क्रिया करता है और इससे बन जाता है एमिनो एसिड, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका? प्रोटीन का। इसी तरीके से माल्टोज पर क्रिया होती है माल्टेज की, और इससे बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और सुक्रोज पर क्रिया होती है सुक्रेज की, और बन जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। और लैक्टोज पर क्रिया होती है लैक्टेज की, और बन जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये किसका फॉर्म है? यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। और वो किसका था? वो था प्रोटीन का। यानी प्रोटीन का सिंपलेस्ट रूप था ये एमिनो एसिड। इसी तरीके से देखो, डाईग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स पर क्रिया होगी लाइपेज की, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? फैट का। न्यूक्लियोटाइड्स पर क्रिया होगी न्यूक्लियोटाइडेजेज की, और बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स पर क्रिया होगी न्यूक्लियोसाइडेजेज की, और बन जाएगा शुगर और नाइट्रोजन बेसिस। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, रिएक्शन है, 2-3 बार आप लिख करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बाकायदा आपको ये लिख कर याद ही करनी पड़ेंगी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक हो जाए तो फटाफट याद हो जाए। ये चीज़ें आपको लिख कर याद करनी पड़ेंगी। इस प्रकार जो संपूर्ण बायोमैक्रोमोलिक्यूल का पाचन छोटी आंत के ग्रैणी में संपन्न होता है। अब बायोमैक्रोमोलिक्यूल से क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये सारी की सारी चीज़ें बायोमैक्रोमोलिक्यूल में आती हैं। तो इनका जो पाचन है वो छोटी आंत की ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। जेजुनम व इलियम में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो डाइजेशन कहाँ होता है? ड्यूडेनम पार्ट में होता है। और यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण होता है। नोट लगा करके लिख लो, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। यानी जो डाइजेशन है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बड़ी आंत में वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स का अवशोषण होता है। ठीक है, तो अवशोषण
उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो डाइजेशन की प्रोसेस तो होती ही नहीं है, सिर्फ अवशोषण होता है, वो भी किसका, जल, मिनरल्स और ड्रग्स का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही बड़ी आंत में भोजन के अपचित स्वरूप के साथ श्लेष्म मिश्रित होकर उसे चिपका देता है, जिससे वह बाहर निकाला जा सके। कहने का मतलब है कि जो बड़ी आंत में जो फूड होता है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, उसमें क्या होता है कि उसके उस फूड के साथ में म्यूकस मिल जाता है और उसको क्या बना देता है, उसको आपस में चिपका देता है ताकि उससे आसानी से बाहर निकाला जा सके। इलियम से अपचित भोजन इलियोसिकल कपाट से होता हुआ सीकम में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सीकम में आ जाता है। ये हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी तब हमने देखा था, जैसे इस तरीके से ये इलियम वाला पार्ट होता है और इसके ऊपर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम सकुलस रोटेंडस कहते थे। तो ये फूली हुई संरचना है इस तरीके से, और इसके नीचे यहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट स्टार्ट हो जाता था, सीकम, और ये वाला जो ये पार्ट है ये सीकम वाला है और ये पार्ट है इलियम वाला। तो ये इलियम है और यहाँ पर जो कपाट पाया जाता है इसे इलियोसिकल कपाट कहते हैं, और इसके द्वारा फूड क्या होता है, सीकम में आ जाता है, अपचित फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है। अपचित भोजन रेक्टम यानी मलाशय में संग्रहित रहता है और बाद में गूदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर रेक्टम से गूदा द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन का जो नियंत्रण है वो CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व हार्मोन्स के हाथ में होता है। यानी जो डाइजेशन का जो कंप्लीट नियंत्रण है वो CNS और हार्मोन्स के हाथ में होता है। तो ये था आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कुछ NCERT में कुछ डिसऑर्डर दिए हुए हैं तो उसका डिस्कशन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।